अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज के हम टॉपिक में समझेंगे कि जो ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था और उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट और उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था। तो ये मेजरमेंट ऑफ ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने डिटरमाइन किया था? एक साइंटिस्ट था, जे जे थॉमसन। और जे जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किस साल में किया था? 1897 में। जैसे जे जे थॉमसन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसको कंटिन्यू किया। तो हमने कैथोड रेज का जो डिस्कवरी था उसको पढ़ा, उसमें क्या डेट था? 1896 में, ठीक है। उसके बाद इसने अपना एक्सपेरिमेंटल जो उसको एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और प्रॉपर्टीज को कैथोड रेज के पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को एक और भी नाम दिया गया है, हम इसको एक और भी नाम देते हैं, इसका चार्ज टू, हम इसको चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E stands for charge and M stands for mass। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको एक और भी नाम देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम इसको कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको एक और भी नाम देते हैं, जिस साइंटिस्ट ने ये वैल्यू डिटरमाइन किया था हम उसके भी नाम से इसको एक नाम देते हैं, थॉमसन्स रेशियो भी हम इसको कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सपेरिमेंट था उसका क्या सेटअप था, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या यूज किए थे। जैसे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था, तो ई अपॉन एम वैल्यू को भी डिटरमाइन करने के लिए इसने क्या किया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस थे और हम वो चेंजेस भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसने क्या किया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब, इवाक्यूलेटेड डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था, जिसको हम इवाक्यूलेटेड डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं? मतलब हमने जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है हमने इसको क्या किया है? वेरी लो, रिड्यूस किया है उसको। और इसने क्या किया था? वही सेटअप है, डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल के प्लेट लगाए थे, एक को हम कैथोड कहते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब किस बैटरी के टर्मिनल के साथ वो अटैच है। अगर वो नेगेटिव के साथ अटैच है तो हम उसको क्या कहते हैं? कैथोड। अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसके साथ अटैच है तो हम इसको एनोड कहते हैं। और इधर एक और बात है, उसको नोट करना कि इधर जो एनोड है वो क्या है? परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड क्यों यूज किया था हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम इसका जो वर्किंग है उसको डिस्कस करेंगे उस टाइम। और इसने एक सिलेक्ट यूज किया था, बिल्कुल एनोड के बाद इसने एक सिलेक्ट यूज किया था। और ये जो आप रेड मार्कर में मैंने इसको लिखा है वो क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसने मैग्नेटिक फील्ड किस तरह रखा था? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, मतलब जो ट्यूब था वो बीच में था, एक तरफ ये इसका पोल और दूसरी तरफ उसका मतलब सेकंड पोल, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स के जो लाइन निकल रहे थे डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अभी हम इसके आते हैं, ये उसका मतलब सेटअप था। और इसने एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी लगाया था। क्या? एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ये जो वाला हिस्सा है फ्लोरिसेंट स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी लगाया था। अभी हम आते हैं इसकी वर्किंग पे। जैसे इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हुआ? हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, इस कैथोड से कैथोड रेज निकलना शुरू हो गए, इस कैथोड रेज निकलना शुरू हो गए। और ये इधर से, क्योंकि ये एनोड में एक परफोरेशन थी तो इससे ट्रेवल करना शुरू हो गए। ऐसे ट्रेवल करते
स्ट्रेट लाइन में जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थे, स्विच ऑफ थे, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना शुरू हो गए। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में पढ़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो कैथोड रेज किस पाथ में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, एक पॉइंट P1, हम इसको P1 का नाम देते हैं, इस पॉइंट को ये क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे और इधर ग्लो होना शुरू हो रहा था। ग्लो क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया है जिस पर जिंक सल्फेट से क्या है, कोटेड है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। फिर इसने देखा कि यहां से जो कैथोड रेज, या हम इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल रहे थे। जब इसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो ये कैथोड रेज जो इधर से निकल रहे थे इस तरह डिफ्लेक्ट हो गए। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में पढ़ा है कि जब कैथोड रेज कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते हैं तो किस पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, पॉजिटिव पोल की तरफ, क्योंकि वो खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इधर से वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, एक और पॉइंट पर हिट हो रहे थे। इसको मैं किसी और मार्कर से, किसी और पॉइंट पे हिट हो रहे थे। ठीक है, इसको हम इधर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, इसको हम P2 का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल। फिर इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया। उसके बाद इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया। तो इसने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन किसी और पॉइंट पे हिट हो रहे थे, जिसको हम P3 का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, कि दोनों फील्ड इसने इस तरह एडजस्ट किए कि वो एक दूसरे के जो इफेक्ट्स थे उसको क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी से इसने क्या किया, E अपॉन m वैल्यू फाइंड किया। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये फील्ड्स जो हैं अपना इफेक्ट कैसे कैंसिल कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अप्लाई किया तो ये किस पॉइंट पे हिट कर रहे थे, P2 पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लग रहा था जो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा था, एक ऐसा फोर्स लग रहा था जो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब वो किस चीज के बराबर होता है, F किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब इसको क्या करना था, बैलेंस करना था P.1 पे। जैसे इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अगर उसने थोड़ी स्ट्रेंथ में अप्लाई किया तो ये थोड़ा कम डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। तो इसने इस तरीके से एडजस्ट किया, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें। तो जैसे इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये लाइन है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको नीचे की तरफ खींच रहा था, जिसको हम EVB से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक बात आप नोट करें इधर, ये जो लाइन था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्किल था, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब हमने उसको पास करवाया इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या कर रहे थे, एक सर्कुलर पाथ एडॉप्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर था, इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे आ रहे थे और जो फील्ड था वो परपेंडिकुलर था। और जब किसी फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ट्रेवल कराते हैं तो वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ एडॉप्ट करता है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर पाथ था, ये सर्कुलर पाथ विजिबल था। अभी आपसे कोई पूछेगा ये जो सर्कुलर पाथ था ये क्या था, विजिबल था। विजिबल क्यों था, अभी हम इसको विजिबल क्यों था, क्योंकि जो गैस था, इंटरनल गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट था, उसको जब इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। मतलब वो एक्साइट हो रहे थे और डी एक्साइट हो रहे थे और रेडिएशन इमिट कर रहे थे। तो ये क्या ग्लो करना शुरू हो रहा था और एक विजिबल पाथ एडॉप्ट कर रहा था, ग्लो कर रहा था। क्यों, आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है कि इसमें क्या एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रहा था, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन।
जो गैस मौजूद है उसमें उसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रहा था। ठीक है, ये एक पॉइंट है, आप इसको नोट करें। और इसके बाद हम इसका जो कैलकुलेशन है उसको हम करते हैं। तो अभी हम इसका जो कैलकुलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। इसका कैलकुलेशन है, इसको इधर ही डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन कैसे, मतलब जो थॉमसन ने इसका जो E अपॉन M वैल्यू कैसे फाइंड किया था, कैलकुलेशन। तो इधर इसने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। इसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने इस तरह एडजस्ट किया था कि ये एक दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको कैंसिल करें, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे। तो हम इसको थोड़ा इस कैलकुलेशन में इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको क्रॉस से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से भी शो करते हैं, कभी कभी हम इसको डॉट से भी शो करते हैं। क्रॉस में शो करने का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। अगर आउट ऑफ द पेज हो तो हम उसको क्या करते हैं, डॉट जो साइन है उसे डिनोट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जैसे उधर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था, जब उस वो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है उसको जब पहुंच रहा था, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट है आप इधर नोट करें कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ट्रेवल करवाते हैं वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ एडॉप्ट करता है। ठीक है, जब इस पे ये एक वेलोसिटी में ऐसे ट्रेवल कर रहा था और इस पे कोई फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे मालूम करते हैं, अपने राइट हैंड रूल से। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है तो हमारा ये जो थंब है वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करता है, और जो फोर्स है वो नीचे की तरफ। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो हम आउट ऑफ द थंब, जो हमारा हाथ है उस पे उसकी डायरेक्शन में होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करता, फोर्स ऊपर की तरफ लगता। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जब इस पे फोर्स लगता है तो ये एक कर्व पाथ एडॉप्ट करता है, तो इस तरफ इसका पोजीशन इस साइड आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स थंब के इस तरफ लगेगा आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा अंदर की तरफ, फिर ये एक कर्व पाथ एडॉप्ट करेगा और इस टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस तरफ होगा टेंजेंट, और ये क्या करेगा, फोर्स इनवर्ड लगेगा। फिर ये एक कर्व पाथ एडॉप्ट करेगा, इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है इस तरफ होगा और ये फोर्स इसको फिर से इनवर्ड लगेगा, और ये फिर क्या अपना पाथ को कर्व करेगा, एक सर्कुलर जो पाथ है इधर एडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो इससे हम एक अपना फार्मूला बनाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जिसको हम FB से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, QVB साइन थीटा। साइन थीटा को हम इसलिए शो नहीं कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे और जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली उनके जो बीच में एंगल था वो 90 का था। इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रेवल कर रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस तरफ था, तो उनमें जो एंगल बन रहा था वो 90 का था। साइन 90 इज इक्वल टू 1, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ये चार्ज है, हमने क्या कौन सा चार्ज इस्तेमाल किया इधर, इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको E से माइनस E VB और माइनस हटाएंगे क्योंकि हम चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिस्कस करते हैं इधर, तो ये हमें एक फार्मूला इधर से मिलता है। ठीक है, एक और पॉइंट, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, हम इधर ऐसे लिख सकते हैं, FB at every point act as centripetal force। और आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला,
एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास एक ये और फार्मूला आ गया। अभी हम क्या करेंगे, मैं ये साइड मिटा रहा हूं अभी। अभी ये जो क्या करेंगे हम, ये जो दो फोर्सेस है हम इनको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है, फार्मूला है, वो क्या है, ई वी बी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला क्या पढ़ा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इधर देखें, ये जो वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी के साथ कैंसिल हो सकता है, ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। तो अभी हमें क्या चाहिए, ई अपॉन एम वैल्यू। जे थॉमसन मतलब इसने क्या फाइंड किया था, ई अपॉन एम वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए इधर, ई अपॉन एम वैल्यू। तो इधर ई अपॉन एम वैल्यू क्या आ जाएगा, ई इधर है, एम को इस तरफ लाएंगे तो हमें क्या इधर क्या बचता है, वी। एम को हमने इस तरफ लाया और क्या डिवाइड में क्या, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर क्या करेगा, डिवाइड, बी आर। और हमने उधर एक और चीज डिस्कस किया था कि दो फोर्सेस लग रहे थे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था और एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका क्या होता है, E वी बी, जो हमने अभी डिस्कस करके आए। अभी हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे और इधर पुट करेंगे। कैसे, अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे, E वी बी, इन दोनों को कंपेयर करके वेलोसिटी निकालेंगे। ये E इसके साथ कैंसिल होता है तो ये क्या बचता है, वेलोसिटी। ये इधर जाएगा, इस साइड क्या करेगा, इसके साथ डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का ये जो वैल्यू है, वेलोसिटी का ये वैल्यू है, हम इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई अपॉन एम वैल्यू का। अगर वेलोसिटी को हम इधर पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, मैंने इसको थोड़ा गलत लिखा है। अगर ये वेलोसिटी हमें चाहिए, वेलोसिटी हमें चाहिए तो b इधर मल्टीप्लाई करता है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, e अपॉन b। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी का वैल्यू है हम इसको इसके इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अगर वेलोसिटी को इधर पुट करेंगे, E अपॉन बी स्क्वायर आर। तो ये वो फार्मूला है जिससे क्या किया था, जे थॉमसन ने E अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, E अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, हमें उसका स्ट्रेंथ पता है और जो रेडियस बन रहा था हमें वो रेडियस का जो वैल्यू है वो भी पता है, और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया था तो उसका भी स्ट्रेंथ हमें पता है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, E अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन ने E अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फाइंड किया था, उसने एक वैल्यू फिक्स बताया था, 1.7588 इंटू 10⁻11 kg पर कूलम। या हम इसको ग्राम में लिखें तो इसको किस तरह लिखेंगे, E अपॉन एम वैल्यू अगर हम ग्राम में लिखें 1.7588 इंटू 10⁻8। ये इधर मैंने इसका कूलम पर चार्ज, E अपॉन एम वैल्यू, चार्ज का कूलम होता है और मास का ग्राम होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि ग्राम में, तो ये इधर डिवाइड कर रहा है, ऊपर क्या करेगा, इधर ये क्या कर रहा है, डिवाइड
kg को हम 10⁻³ के साथ वो करते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा, जो 11 है वो किस चीज में डिक्रीज हो जाएगा, 8 में। तो इधर क्या होगा, कूलम पर ग्राम। ठीक है, और इसका एक पॉइंट आप समझे इधर। ठीक है, ये वैल्यू क्या कह रहा है कि हम क्या करें, 1 kg इलेक्ट्रॉन किसी शापर में या मैं अपने हाथ में उठाऊं 1 kg इलेक्ट्रॉन, तो उसमें चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, वो चार्ज कितना होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 उसमें चार्ज होगा। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम उठा रहा हूं तो उसमें चार्ज कितना होगा 1.7588 इंटू 10⁻8 उसमें सिर्फ चार्ज होगा अगर मैं 1 ग्राम उठाऊं। तो इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट करें। तो हम इसके कुछ आखिरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। Deflection of charge particle is directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge. ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। अगर हम चार्ज को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन है हमारा वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसके बाद इसका एक सेकंड प्रॉपर्टी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा और एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर हम जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो डिफ्लेक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। और इसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टी है, जो डिफ्लेक्शन है हमारा, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल is inversely proportional to mass of the particle. ठीक है, अगर मास ऑफ पार्टिकल वो कम हो जाएगा, मतलब पार्टिकल का जो मास है अगर वो कम हो जाएगा तो हम डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मास कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, अगर मास ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो लाइटेस्ट पार्टिकल, अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स को हम कंपेयर करें तो सब में लाइटेस्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, फिर किस में, फिर प्रोटॉन में, फिर किस में, फिर इलेक्ट्रॉन में और अल्फा पार्टिकल्स में, अल्फा पार्टिकल्स में। इसके बाद इसका एक और रिलेशन है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m वैल्यू। ठीक है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, E/m वैल्यू। जो E/m वैल्यू है हम इसको क्या कहते हैं, थॉमसन्स रेशो भी कहते हैं, थॉमसन्स रेशो। ये हम अपने पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। थॉमसन्स रेशो ये क्या है, जो मास है इसके साथ इनवर्स रिलेशन दिखाता है। अगर जिसका मास ज्यादा और उसका जो थॉमसन्स रेशो है वो ज्यादा, इसको डिस्कस करते हैं फिर ये समझ में आ जाएगा।
और हमने क्या उधर क्या डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा E अपन M वैल्यू किसका होता है, E अपन M वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, E अपन M वैल्यू प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है। फिर किसका होता है, E अपन M वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल्स। जैसे मास ज्यादा उतना जो थॉम्सन रेशो है कम, सबसे ज्यादा मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का है, तो सबसे ज्यादा E अपन M वैल्यू इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो इधर जो डिफ्लेक्शन होगा E अपन M वैल्यू, इसी सीरीज में जिसका E अपन M वैल्यू ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो सबसे डिफ्लेक्शन ज्यादा किस में होगा, इलेक्ट्रॉन में होगा, फिर प्रोटॉन में, फिर अल्फा पार्टिकल्स में, अल्फा पार्टिकल्स में। इसके बाद इसका एक लास्ट एक प्रॉपर्टी है, जो डिफ्लेक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस किस रेडियस की बात कर रहा है, जब हम वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको पास करवा रहे थे किसी फील्ड में, उसमें जो रेडियस बन रहा था उस रेडियस की बात कर रहा है, पार्टिकल की रेडियस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये इसको थोड़ा समझे कि डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस कम। अभी मैं दो सर्किल बना रहा हूं, दो सर्किल, इसका रेडियस इतना है और इसका रेडियस इतना है। अभी आप मुझे बताएं इन दोनों में डिफ्लेक्शन किस में ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा होगी, क्यों, जब डिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वो क्या करे, एक कर्व पाथ अडॉप्ट करे। तो इसमें जो कर्व आया, पाथ में कर्व इसमें ज्यादा आ गया या इसमें, जाहिर सी बात है इसमें कर्व ज्यादा आ गया, और इसका जो रेडियस है या सर्किल है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे अभी ये जो डिफ्लेक्शन है इसको आप मास, जो मास ऑफ पार्टिकल है इसके साथ कंपेयर करें, जिसका मास ज्यादा तो उसमें डिफ्लेक्शन कम, जिसका मास ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन कम, जिसका मास कम उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, मतलब जिसका मास कम उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा और जो रेडियस है वो कम, ठीक है। तो सबसे मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स में हम देखें, सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल्स का है, ठीक है, किसका है, अल्फा पार्टिकल्स का। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स रेडियस बनाएंगे वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद प्रोटॉन, जो प्रोटॉन बनाएंगे उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का, फिर जो रेडियस बनाएंगे इलेक्ट्रॉन उसका सबसे कम होगा, जो रेडियस है वो सबसे कम होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। और हमने E अपन M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह हम अपना अगला लेक्चर हम अपने अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, खुदा हाफिज।